नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू 50 करंट अफेयर क्वेश्चन ऑफ अगस्त मंथ। आइए मेरे साथ इन सभी 50 क्वेश्चंस को एक एक करके एनालिसिस करिए। क्वेश्चन फर्स्ट, रिसेंटली 28 जो ओलंपियाड गेम का आयोजन किस सिटी में किया गया? तो ये तमिलनाडु के चेन्नई सिटी के मामल्लपुरम में किया गया था। मामल्लपुरम में एक होटल के अंदर एक बहुत बड़े हॉल में इस गेम को खेला गया था। इस खेल का आयोजन भारत में पहली बार किया गया है। इसका इनॉर्गेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया था। इस गेम में 88 कंट्री ने भाग लिया था और इस खेल का शुभंकर थम्बी था। इस खेल की टॉर्च की शुरुआत की गई थी। इस खेल के दौरान भारत ने पुरुष और महिला दोनों ही टीम में सिल्वर मेडल जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित 22वें कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय ध्वज का नेतृत्व किसने किया? तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह के द्वारा। इंडियन फ्लैग को किसके द्वारा लीड किया गया? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ 22वां 2022 में, ठीक है ना, बर्मिंघम सिटी में हुआ था। और ये बन कौन सा होगा? 18 गेम पहले से खेले जाते थे, एक इसमें नया गेम इस बार पहली बार जोड़ा गया वुमेन क्रिकेट टीम को। तो इस साल कॉमनवेल्थ गेम में टोटल 19 गेम खेले गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंघम में संपन्न 22वें कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो कॉमनवेल्थ गेम में देखिए, भारत का जो टोटल मेडल जीते गए थे उसके साथ में भारत चौथे नंबर पर रहा पदक तालिका में। देखिए, फर्स्ट नंबर पर जो नाम मिलेगा, आइए नीचे पढ़ते हैं। इंग्लैंड के बर्मिंघम सिटी में आयोजित 22 कॉमनवेल्थ गेम में 61 पदक जीतने के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा, जबकि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा रहा। यानी सबसे ज्यादा इसमें गेम जो जीते गए थे, मेडल जीते गए थे, वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, सेकंड इंग्लैंड और थर्ड कनाडा के। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पूर्व ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो मनोज प्रभाकर को जो हेड कोच अपॉइंटेड किया गया वो नेपाल की क्रिकेट टीम का। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। क्वेश्चन नंबर 5, 2 अगस्त को नई दिल्ली में किस फ्रीडम फाइटर की जयंती पर, बर्थडे पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया था? तो तिरंगा फेस्टिवल मनाया गया था पिंगल वेंकैया की जयंती पर। देखिए, पिंगल वेंकैया एक प्रकार से एग्रीकल्चर साइंस 10 के दशक की, बाद में ये नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जन्म गई। और 1920 में जब महात्मा गांधी के द्वारा फर्स्ट नेशनल लेवल पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था, तो ये कुछ समय तक गांधी जी के साथ में रहे। जब 1924 में गांधी जी की चेयरमैनशिप में बेलगांव अधिवेशन होने वाला था कांग्रेस का, तो उससे पहले गांधी जी ने पिंगल वेंकैया से कहा था, आप भारत के झंडे का डिजाइन करिए। तो मिस्टर पिंगल वेंकैया ने भारत के झंडे को डिजाइन किया और इन्होंने 1922 में भारत का नेशनल फ्लैग बनाकर तैयार किया, जिसमें इन्होंने 3 कलर को शामिल किया और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 रखा। बाद में 1934 में इस नेशनल फ्लैग में गांधी जी के चरखा को हटाकर इसमें ब्लू, तो अब वर्तमान में टोटल कलर की संख्या कितनी है? 4, यानी 3 कलर का झंडा है और 1 कलर का इसमें ब्लू कलर का अशोक चक्र है। 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को इस हमारे झंडे को एज ए नेशनल फ्लैग के रूप में अडॉप्ट किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी, तो ये ट्रीटी हुई है भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ। देखिए, इस ट्रीटी के थ्रू दोनों कंट्री के बीच कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, फिल्म एक्टर्स के लिए रोजगार मिलेगा और फिल्मों के को प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना, एक आइडियल शूटिंग प्लेस भी उपलब्ध कराया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर 2022 में न्यूज में रहा मंकी पॉक्स वायरस का इंडिया में पहला केस किस स्टेट में मिला है? तो पहला केस मंकी पॉक्स वायरस का मिला केरला में, ठीक है ना। ये मंकी पॉक्स वायरस जो है, हम बात करें इसके बारे में, कुछ शॉर्ट डिटेल है, आइए समझते हैं। देखिए, जैसे कुल मिला के देखा, और मैं कुछ वर्ल्ड का मैप बना रहा हूं, और ये है हमारा इंडिया, और ये रहा सऊदी अरब, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाएगा, और ये भूमध्य सागर, और इधर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप, और साथ ही साथ में इधर हो जाएगा आपका ये अमेरिका।
तो अब मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया में अभी कहाँ पॉक्स वायरस, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये हो जाएगा आपका साउथ अमेरिका, ये यूरोप हो जाएगा, ये अफ्रीका हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एशिया। नीचे इंडोनेशिया का ये क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पर हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी, और नीचे हो जाएगा बच्चों ये ऑस्ट्रेलिया। अब आपके लिए बता रहा हूँ, नाइजीरिया से एक ऑस्ट्रेलियन सिटी सॉरी एक ब्रिटेन का सिटीजन गया ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन जो है वो यहाँ पर है, इंग्लैंड यहाँ पर है, और वहां जाने के बाद उसे आ गया फीवर। बाद में जब उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया तो पता चला उसे निकला मंकी पॉक्स वायरस। अब ये मंकी पॉक्स वायरस जो है वो एक प्रकार का जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस वो होते हैं जो जानवरों से मनुष्य में फैलते हैं, ठीक है ना। ये डीएनए एक प्रकार का जूनोटिक वायरस है, बट इसका वायरस का डीएनए टाइप का है, ठीक है ना। ये सर्वप्रथम अफ्रीका में बंदरों से मनुष्य में फैला था, इसलिए ये जूनोटिक फैमिली का वायरस है। लेकिन अब डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स वेरिएंट का नाम बदलकर क्लेड्स फर्स्ट सेकंड ए और सेकंड वी कर दिया। ध्यान रखना, मंकी पॉक्स वायरस का जो जो ऑफिशियल नेम रख दिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वो क्लेड्स के नाम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली किसे इंडिया का 14वां उपराष्ट्रपति 14 जगदीप धनखड़। देखिए जगदीप धनखड़ जो है अब भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद की जो शपथ दिलाई गई थी वो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। देखिए 11 जुलाई को इनको ये शपथ दिलाई गई थी, ठीक है ना। वे उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए डबल स्टार में बहुत इंपोर्टेंट शॉर्ट नॉलेज लिखी है कि इंडिया के 6 उपराष्ट्रपति भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में ये राष्ट्रपति भी बने। जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण, ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। देखिए भारत के संविधान में हम बात करें, आर्टिकल आर्टिकल 163 उपराष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति के बारे में। हाँ ठीक। तो आर्टिकल 163 में कहा गया है कि भारत का अपना एक वाइस प्रेसिडेंट होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो इसी आर्टिकल के थ्रू 163 के थ्रू भारत का अपना एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है ना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली किसे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्रीय एन पटेल को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। देखिए सेंट्रल विजिलेंस के बारे में समझिए, इससे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है एसएससी में खासतौर से। देखिए हम बात करते हैं पहले शॉर्ट में, ये जो नीचे डिटेल है इसको पढ़ के। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक भ्रष्टाचार निवारण संस्था है, यानी कि ये करप्शन को रोकने के लिए काम करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब 1964 में, ठीक है ना, के संथानम समिति बनाई गई थी भ्रष्टाचार निवारण के संबंध में। तो उसी समिति के सिफारिश पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को फॉर्म करने की सरकार ने योजना बनाई। आफ्टर दैट इसे संसद ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के माध्यम से एक लीगल बॉडी बना दिया गया था। देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है ना, अपने आप में खुद से जांच नहीं करता है। ये जो होता है अपनी जांच जो कराता है, ये सीबीआई के और ईडी के माध्यम से भ्रष्टाचार की जांच करता है, ये खुद से जांच नहीं करता, ठीक है ना। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक फ्री बॉडी है गवर्नमेंट से, और ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए यानी कि स्मॉलेस्ट रिटेलर्स के लिए किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चों, इसको ध्यान में रख लेना। ओएनडीसी, यानी कि रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा छोटे छोटे रिटेलर्स, छोटे छोटे शॉपकीपर्स को अपना सामान भी ऑनलाइन बेचने के लिए एक नॉन प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका नाम है ओएनडीसी, डिजिटल कॉमर्स। आइए समझते हैं इसके बारे में नॉलेज। छोटे छोटे दुकान विक्रेता भी अपने सामान को ऑनलाइन बेच सकें, इसके लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी ने ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म ओएनडीसी की शुरुआत की है। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पर्पस है वस्तुओं और सर्विसेज की खरीद बेच पर डिजिटल मोनोपोली को खत्म करना। यानी कि भारत में डिजिटल मोनोपोली हो रखी है ऑनलाइन सेलिंग और परचेसिंग में, किस किस की, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये जैसी जो ई कॉमर्स कंपनियां ये समझती हैं कि हम ही ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। तो इन सब की ये गलतफहमी खत्म करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ओएनडीसी प्लेटफॉर्म लाया गया है। इस पर आप छोटे छोटे दुकानदार भी अपना सामान ऑनलाइन बेच सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में
सॉरी, इसको ये जरा वर्ड गलत हो गया है, इसको आप याद रखना, यहाँ पर लिखना है आपको भारत, ठीक है ना। मोदी ने भारत के किस शहर में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन, पानीपत में, पानीपत में एक 2G एथेनॉल प्लांट का इनॉग्रेशन किया। 2G एथेनॉल का मतलब है सेकंड जनरेशन वाला, दूसरी पीढ़ी का, ठीक है ना। ये जो एथेनॉल प्लांट होगा, ये खेतों में पराली जो होती है किसानों के खेतों में, उससे फ्यूल होगा जो कार्बन कार्बन एमिशन बिल्कुल नहीं करेगा, यानी कि कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं करेगा। इससे भारत में क्लाइमेट चेंज का जो टारगेट है 2070 तक कार्बन नेट जीरो हासिल करना, ये भी अचीव होने में बहुत बड़ा योगदान करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिको के प्रेसिडेंट लोपेज ओब्राडोर के द्वारा प्रस्तावित 3 मेंबर ग्लोबल पीस कमीशन यानी वैश्विक शांति आयोग में भारत की ओर से किसे शामिल किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए इस समय जो भारत है, यानी कि जो इस समय दुनिया है ना, वो थर्ड वर्ल्ड वार के बिल्कुल गेट पर खड़ी हुई है। जैसे कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर रखा है, रिसेंटली बहुत हाई टेंशन है चाइना और ताइवान के बीच में। तो कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया वर्ल्ड वार में फिर से एंटर कर जाए। इसके लिए, इसे रोकने के लिए, दुनिया में पीस बनाए रखने के लिए मैक्सिकन प्रेसिडेंट लोपेज ओब्राडोर ने क्या किया है, एक ग्लोबल पीस कमीशन बनाने के लिए प्रपोज किया है और कहा है कि इसमें 3 लोग होंगे। वो 3 लोग कौन कौन से होंगे, आइए समझते हैं। देखिए अगले 5 साल तक ग्लोबली पीस को स्थित यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस, ये 3 लोगों के नेतृत्व में वैश्विक शांति आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी ये कमीशन काम करेगा। चलिए नेक्स्ट, 27 अगस्त 2022 को किस, एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों में मिसप्रिंट हो गया है। 27 अगस्त 2022 को किसे भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, यानी 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको अपॉइंटेड किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये होंगे जस्टिस यू ललित, यानी उदय उमेश ललित, ठीक है ना। देखिए सुप्रीम ऑथ दिलाई जाती है, प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जजेस हैं, करने का पूर्ण दायित्व होता है। भारतीय संविधान के पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है। देखिए भारतीय संविधान में जो सुप्रीमेसी अपनाई गई है, ठीक है ना, वो संविधान की सुप्रीमेसी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम, इसमें अमेंडमेंट कितना सही है, इसकी सिक्योरिटी, इसका एक्सप्लेनेशन करने का काम केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट को है। जैसे मान लिया किसी आर्टिकल में, किसी क्लॉज में किसी वर्ड का मीनिंग सरकार को समझ में नहीं आ पा रहा है, तो उसका मीनिंग केवल सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। देखो संविधान में इस वर्ड का मीनिंग जो आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, हम आपको बताते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग एक्चुअल क्या है। तो ये जो 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 सेंस होता है, जो मेन उसका मीनिंग होता है, उसको एक्सप्लेन करने का काम सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ही सिक्योरिटी गार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस भारतीय खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो इंटरनेशनल, ठीक है ना, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जो FIDE है, इसे विश्वनाथ आनंद, इसमें विश्वनाथ आनंद को उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया है। अब देखिए एक बात ध्यान रखना, हम बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्वनाथ आनंद कौन है, तो देखिए भारत के ये सबसे फेमस जो है वो चेस ओलंपिक के खिलाड़ी हैं। दूसरी बात, विश्वनाथ आनंद को 1991 में पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था इन्हें, खेल रत्न अवार्ड। और भारत सरकार ने इस राजीव गांधी मेजर ध्यानचंद सिंह खेल रत्न अवार्ड, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो विश्वनाथ आनंद जो है वो चेस गेम के ये खिलाड़ी हैं और भारत में बहुत इंपोर्टेंट माने जाते हैं। और आने वाले समय में ये इंटरनेशनल जो चेस फेडरेशन है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, इसके ये चेयरमैन भी हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये डिप्टी चेयरमैन है फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन यानी कि DRDO को नया चेयरमैन किसे अपॉइंटेड किया गया? तो DRDO के नए चेयरमैन बनाए गए समीर बी कामत को। समीर बी कामत नए चेयरमैन है। देखिए अभी तक DRDO के जो चेयरमैन थे वो जी किशन रेड्डी थे, अब इनके स्थान पर DRDO का नया चेयरमैन बना दिया गया है, किसको? समीर बी कामत को। और जी किशन रेड्डी को बना दिया गया डिफेंस मिनिस्ट्री का चीफ साइंटिफिक एडवाइजर, ठीक है ना। इस DRDO की स्थापना 1958 को हुई थी, इसका हेडक्वार्टर बच्चों नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ईयर 21-22 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर यानी बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया है? तो 2021-22 का बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया सुनील छेत्री को और मनीषा कल्याण को। सुनील छेत्री, ठीक है ना, सुनील छेत्री एशिया के सबसे ज्यादा फुटबॉल में
गोल करने वाले खिलाड़ी हैं और ये विश्व के सबसे ज्यादा 5वां गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। इनके रिसेंटली 84 गोल कंप्लीट हो गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 24 अगस्त 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस सिटी में होमो होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान यानी कि होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को इनॉर्गेट किया है? तो 25 अगस्त को हरियाणा और पंजाब में प्रधानमंत्री की विजिट रही, ठीक है ना। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल को इनॉर्गेट किया और उसके बाद वे पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट गए, जहां उनके द्वारा होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को भी इनॉर्गेट किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली न्यूज में रहा खादी उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो खादी उत्सव किया गया अहमदाबाद के गुजरात में। देखिए गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव का आयोजन किया गया था 27 अगस्त को और इस दौरान यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। उन्होंने खादी को लोकल से ग्लोबल बनाने पर भाषण दिया। नरेंद्र मोदी ने खादी को लोकल से ग्लोबल बनाने पर भाषण दिया। इसी दिन प्रधानमंत्री ने साबरमती नदी पर ही अटल ब्रिज का भी उद्घाटन किया। किसका? अटल ब्रिज का भी उद्घाटन किया। देखिए 27 और 28 अगस्त को प्रधानमंत्री 2 दिन की विजिट पर हैं गुजरात में, ठीक है ना। हम बात करें तो उसके अगले दिन वो 28 अगस्त को प्रधानमंत्री गए थे गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। 28 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्मृति वन का उद्घाटन कहां किया? तो जैसे ही वो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहां पर भुज में, गुजरात के भुज में, भुज की पहाड़ियों पर लगभग देखा जाए तो 570 एकड़ में, कितना? 570 एकड़ में स्मृति वन मेमोरियल का इनॉर्गेशन करते हैं। अब ये स्मृति वन मेमोरियल क्या है? देखिए 2001 में गुजरात के कच्छ में आए 26 जनवरी को भूकंप में लगभग 12,000 लोगों की जान चली गई थी। उन्हीं लोगों की मेमोरी में इस स्मृति वन मेमोरियल को इनॉर्गेट किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो इस साल 107, ठीक है ना, इस साल 107, ठीक है ना, वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई। ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। 107, 107 में से आप देखिए कुछ इंपोर्टेंट वीरता पुरस्कार हैं। जैसे हम बात करें कि 3 तो कीर्ति चक्र है, इसमें 13 शौर्य चक्र हैं और 2 वार टू सेना मेडल है, 81 सेना मेडल है, 1 सेना मेडल है और हम बात करें 7 एयरफोर्स के लिए मेडल है, ठीक है ना। इसमें कीर्ति चक्र आपको बहुत इंपोर्टेंट है, जिन्हें याद रखना है। 3 लोगों को कीर्ति चक्र मिला है। सेना में हम बात करें, देखा जाए तो परमवीर चक्र के बाद में कीर्ति चक्र दूसरा इंपोर्टेंट अवार्ड माना जाता है। तो कीर्ति चक्र किसको मिला? एन के देवेंद्र प्रताप सिंह को मिला, कांस्टेबल सुदीप सरकार को मिला आफ्टर डेथ और उप निरीक्षक पाउंतेसियट गुइंते को मिला आफ्टर डेथ। ये 3 लोग होंगे, इनमें आप तीनों को याद रखिएगा किसे किसे कीर्ति चक्र दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई नमस्ते योजना किससे संबंधित है? तो नमस्ते योजना है स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और डिग्निटी को ध्यान में रखने से, यानी कि सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी डिग्निटी को बचाए रखने के लिए यह योजना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। देखिए सोशल जस्टिस और एम्पावर्ड मिनिस्टर के द्वारा तथा आवास और शहरी मंत्रालय दोनों ने मिलकर 500 शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा, गरिमा, स्थायी आजीविका, मशीनीकृत स्वच्छता उपलब्ध कराने के लिए योजना लॉन्च की गई है। देखिए हम बात करें सोशल जस्टिस एंड एम्पावर्ड मिनिस्ट्री प्लस हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री, दोनों के एफर्ट से भारत के 500 कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ठीक है ना, सैनिटेशन वर्कर्स के लिए सिक्योरिटी, उनकी डिग्निटी, उनका हम बात करें सस्टेनेबल लिवलीहुड और मैकेनाइज्ड सैनिटेशन उपलब्ध कराने के पर्पज से ये योजना लॉन्च की गई है, ताकि लोग उनको घृणा की निगाह से ना देखें कि ये तो सुरक्षा कर्मी है, स्वच्छता कर्मी है ना, इसे हमें छूना नहीं है ना, ये तो जो है मतलब जो सीवर वगैरह की पाइपलाइन साफ करता है, अरे ये तो बड़ा मतलब अलग तरीके की मेंटेलिटी है भारत में लोगों की, उनको अलग तरीके से देखा जाता है। तो भारत सरकार ने ये कहा है कि अब कोई भी स्वच्छता कर्मी डायरेक्ट सीवर लाइन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 22, निर्धनता और भिक्षावृत्ति की समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने किस पहल की शुरुआत की गई है? तो स्माइल 75 यानी कि मुस्कुराहट 75 एक नया पहल शुरू किया गया। आइए समझते हैं इसके बारे में।
12 जुलाई 2022 को सोशल जस्टिस और एम्पावर्ड मिनिस्ट्री के मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्माइल 75 इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इस इनिशिएटिव का पर्पस है भारत में चिन्हित किए गए 75 नगर निगम में बेगरी यानी कि भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों के लिए जागरूकता, व्यापक पुनर्वास, शिक्षा, स्वरोजगार, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। इस पहल के लिए 2025-26 तक 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यानी कि लगभग भारत के बड़े 75 महानगरों में ये पहचान की जाएगी कि कैसे कौन कौन लोग जो हैं बेगिंग में, ठीक है ना, इन्वॉल्व हैं। उन लोगों को अवेयर कराया जाएगा, उन लोगों के परमानेंट रिहेबिलिटेशन कराया जाएगा, उनकी एजुकेशन दी जाएगी, उन्हें स्वरोजगार दिया जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और उन्हें भारत सरकार की बहुत सारी बेनिफिट की स्कीम से उन्हें बेनिफिट दिलाया जाएगा। तो इस्माइल का यहां पर मतलब क्या है बच्चों? सपोर्ट फॉर मार्जिनलिज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है ना। इस्माइल की फुल फॉर्म याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 15 अगस्त 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 150वीं जयंती मनाई गई? तो 150वीं जयंती किस स्वतंत्रता सैनिक की मनाई गई? श्री अरविंद घोष की। पहले श्री अरविंद घोष के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी समझते हैं। 1872 में कोलकाता में जन्मे अरविंद घोष के द्वारा कर्मयोग और लाइफ डिवाइन दो फेमस बुक लिखी गई हैं। उन्होंने 1905 में स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट के दौरान एक वीकली न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम है वंदे मातरम। ये बहुत इंपोर्टेंट इनका जो है न्यूज़पेपर था। इन्होंने 1908 में अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक वर्ष बाद इनको रिहा कर दिया गया। उसके बाद ये राजनीति से संन्यास लेकर एक साधु जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से पंडुचेरी चले गए और वहां उन्होंने आर्विले आश्रम की स्थापना की। एक्चुअली ये अलीपुर बम कांड क्या है देखिए। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और इनके एक साथी थे, एक तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे और दूसरा हम बात करें तो आपने सुना होगा नाम खुदीराम बोस का, खुदीराम बोस। ये दो लोग ऐसे थे, इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में 1908 के दौरान, अलीपुर है भाई कलकत्ता के पास में, वहां क्या किया, इवनिंग के टाइम में, ठीक है ना, कमिश्नर की बग्गी पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। अब दोनों ही बग्गी कैसी थी, सेम सेम थी। तो इन लोगों को ये जांचनी हुई कि कमिश्नर आगे वाली बग्गी में या पीछे वाली बग्गी में। जबकि आगे वाली बग्गी निकल गई थी जिसमें कमिश्नर बैठा था, जो पीछे वाली बग्गी थी जिसमें कमिश्नर की एक छोटी सी लड़की और उसकी वाइफ बैठी थी, उसको उड़ा दिया और उन दोनों की हत्या हो गई। उसी केस के सिलसिले में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, प्रफुल्ल चंद्र चाकी को भी फांसी दे दी गई थी। उस केस का मेन षड्यंत्रकारी समझा गया था कि खुदीराम बोस है, लेकिन जब जांच हुई तो खुदीराम बोस के अगेंस्ट कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला और उन्हें बाद में रिहा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य में हर घर जल उत्सव बनाया गया जिसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? गोवा हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य और दमन दीव दादर नगर बन गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 25, रिसेंटली किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया? मिथिला मखाने को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये मिथिला मखाना कहां पर है? बिहार में। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मिथिला, वहां पर ही सबसे ज्यादा मखाने का उत्पादन होता है और ये मखाना जो है भारत में फेमस है, इसलिए इसको एक विशेष पहचान यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड किया गया है जिसको शॉर्ट में जीआई टैग कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 26, आरबीआई ने किस इंस्टीट्यूशन को अपने अकाउंट एग्रीगेटर में शामिल किया है? अकाउंट एग्रीगेटर में रिसेंटली किसको शामिल किया आरबीआई ने? सेबी को। देखिए, अकाउंट एग्रीगेटर के दायरे में भारत के सभी पीएसबी बैंक यानी कि प्राइवेट सभी अकाउंट एग्रीगेटर में आते हैं। रिसेंटली सेबी को भी शामिल कर लिया। अब ये अकाउंट एग्रीगेटर है, देखिए आपका किसी भी बैंक में जो भी अकाउंट है उससे रिलेटेड आपका जो भी डिजिटल डाटा है उसको इस तरीके से रखा जाएगा कि आप अगर किसी अदर बैंक से, किसी आप अदर बैंक से डिटेल को, ठीक है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बैंक से प्राप्त कर लेगा और आपकी जानकारी वो जुटा लेगा कि अच्छा आपका तो उस बैंक अकाउंट में भी इतना मतलब लेन देन चल रहा है, इतना आप पर लोन है, ये है वो है। यानी कि तमाम प्रकार की सुविधाएं एक बैंक दूसरे बैंक को डिजिटल डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है ना, इस अकाउंट एग्रीगेटर का यूज करती हैं। ठीक है ना, यही है एक प्रकार का अकाउंट एग्रीगेटर जिसमें कस्टमर का, ठीक है ना, डिजिटल डेटा एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांसफर करने में सहायता मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रिसेंटली किस यूरोपियन कंट्री ने भारत की यूपीआई सिस्टम और रुपे कार्ड को
अप्रूवल दिया है? तो फ्रांस ने, यानी कि फ्रांस पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पहला कंट्री होगा जिसके यहाँ यूपीआई सिस्टम और रुपे कार्ड इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है ना? आइए पढ़ते हैं कुछ। फ्रांस भारत के रुपे कार्ड को अपनाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है, जबकि इससे पहले भूटान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल इस रुपे कार्ड को अपना चुके हैं। देखिए यूपीआई यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, तो यूपीआई को समझिए जरा। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी शुरुआत आईएनपीसी यानी कि इंडियन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन और आरबीआई के द्वारा 11 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। अब यहाँ रुपे कार्ड के बारे में दे रखा है कि रुपे कार्ड की शुरुआत फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा 2014 में की गई थी। दोनों को ध्यान रखना कब कब शुरू हुए थे, किस किसने शुरू किए। क्वेश्चन नंबर 28, रिसेंटली अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ये कहां पर है? दिल्ली में। तो दिल्ली के अनंगताल को हाल ही में नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है ना? आर्टिकल 28 के थ्रू। देखिए सॉरी, मतलब जो है 28 नहीं, आर्टिकल 49, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 49 है, ठीक है ना, उसमें कहा गया है कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स, प्लेस इत्यादि सभी का संरक्षण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, रिसेंटली न्यूज में रहा पिच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बच्चों पिच ब्लैक एक्सरसाइज, ठीक है ना, चल रहा है इस दौरान, 8 सितंबर तक चलाया जाएगा। ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें दुनिया भर के लगभग भारत सहित 17 देशों की एयरफोर्स हिस्सा ले रही है। क्वेश्चन नंबर 30, रिसेंटली रोमानिया में लिम्पेडिया ओपन टूर्नामेंट को जीतकर बी प्रणब भारत के 75वें ग्रैंड स्लैम बने। देखिए रिसेंटली अब भारत का 75वां ग्रैंड स्लैम कौन बन गए हैं? बी प्रणब। ठीक है ना? ये किस राज्य के हैं? तो ऑप्शन में लगाइएगा आप क्वेश्चन का आंसर, तमिलनाडु, चेन्नई से है। एक्चुअल में चेन्नई के रहने वाले हैं, स्टेट तमिलनाडु का। तो अब तक भारत को कितने ग्रैंड स्लैम मिल चुके हैं? सॉरी, हम बात करें तो कितने ग्रैंड स्लैम मिल चुके हैं? 75। तो देखिए जरा, इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ, ये बच्चों एक वर्ड यहाँ पर मिस हो गया है, सॉरी। ये ग्रैंड स्लैम वर्ड नहीं होगा बच्चों, मैं भी फिलो फिलो में पढ़ता जा रहा हूँ, सॉरी बच्चों। यहाँ होगा ग्रैंड मास्टर। कौन सा वर्ड शामिल होगा? ग्रैंड मास्टर। ठीक है ना, ध्यान रखना, ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड स्लैम नहीं। तो 75वां ग्रैंड मास्टर किसे डिक्लेयर किया गया? बी प्रणब को। ये तमिलनाडु के चेन्नई के रहने वाले हैं। इससे पहले जो अपडेटेड है कुछ लेटेस्ट, उनको भी देख लीजिएगा। इनसे पहले 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव थे जो तेलंगाना से। 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम है जो तमिलनाडु को मिलेंगे, ध्यान रखना। और 72वें ग्रैंड मास्टर मित्राप गुहा है जो कोलकाता के हैं। और 71वें ग्रैंड मास्टर, ठीक है ना, संकल्प गुप्ता है जो नागपुर से। डबल स्टार में बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है बच्चों। 22 अगस्त को भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने दुनिया के नंबर 1, ठीक है ना, शतरंज के खिलाड़ी और 5 बार के विश्व चैंपियनशिप रहे मैग्नस कार्लसन को एफटीएक्स क्रिप्टो कप में 4-2 से हरा दिया। यानी कि वर्ल्ड का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने हरा दिया। यानी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, रिसेंटली मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट को भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर यानी फंक्शनली लिटरेट जिला घोषित किया गया है मंडला के लिए? यानी कि कार्यात्मक साक्षरता, फंक्शनल लिटरेट से मतलब है वहां के सभी लोग अपना नाम लिखने, पढ़ने और गिनने में सक्षम है, जो कि दैनिक जीवन और रोजगार कार्यों के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। यानी कि मंडला डिस्ट्रिक्ट का हर व्यक्ति, ठीक है ना, पढ़ सकता है, लिख सकता है और वो संख्याओं को गिन सकता है। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 32, 15 से 17 अगस्त तक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर मास्को सम्मेलन 2022 में भारत की ओर से किसने भाग लिया? ओके, तो मास्को कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी में भारत की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर यह सम्मेलन व्यवहारिक विचारों को साझा करने और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान तलाशने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, 16 अगस्त 2022 को एसबीआई ने स्टार्टअप के समर्थन के लिए अपनी पहली अत्याधुनिक यानी स्टेट ऑफ द आर्ट डेडिकेट ब्रांच कहां शुरू की है? समर्पित शाखा कहां शुरू की? याद रखिएगा, कोरमंगला, बेंगलुरु में। बच्चों भारत में लगभग 7,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। उनमें से लगभग 101 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का स्टेटस दिया गया है। और उन सभी स्टार्टअप्स को अपना, ठीक है ना, बिजनेस कंडक्ट करने के लिए एक फंड की जरूरत होती है। तो एसबीआई ने क्या किया है कि उन्हें हम फंड या फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट के नाम से डेडिकेटेड ब्रांच ओपन कर रहे हैं। कहां पर? कोरमंगला में। और उसी दौरान बच्चों एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खन्ना ने कहा था
कि इसके बाद हम अगली ब्रांच गुरुग्राम में और तीसरी ब्रांच हैदराबाद में ओपन करेंगे। यह ब्रांच स्टार्टअप कंपनियों को एंड टू एंड तक फाइनेंशियल सेवाएं और फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करने का काम करेंगी। क्वेश्चन नंबर 34, 16 अगस्त 2022 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च मंथन प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड है? तो उद्योग और वैज्ञानिक यानी कि इंडस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च तथा विकास के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि डेवलपमेंट और, ठीक है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बीच में कोलैबोरेशन को प्रमोट करना। समझेंगे बच्चों इसका मतलब क्या? देखो, भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर अजय कुमार सूद के द्वारा मंथन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। मंथन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश में साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले नवाचार यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड सोशल इंपैक्ट इनोवेशन में बदलाव आएगा। मंथन प्लेटफॉर्म को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के नेतृत्व में NSEIT नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित किया जाएगा। यानी मंथन को जो कंडक्ट किया जाएगा वो NSEIT के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। छोटी छोटी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया जाएगा जो कि सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगी। तो उन्हीं छोटी छोटी टेक्नोलॉजी को जो सोसाइटी में बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी उनको प्रमोट करने के लिए मंथन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की गई? इंडिया की उड़ान, तो इंडिया की उड़ान जो इनिशिएटिव शुरू किया गया वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। देखिए, भारत की आजादी के 75 साल के सफर में हासिल की गई अहम उपलब्धियों को समेटते हुए समृद्ध अभिलेखागार और कलात्मक चित्रण के जरिए देश की कहानियों को दिखाया गया। देखिए, ये वीडियो है 2 से 2.5 मिनट का। इसमें क्या किया गया है, आजादी से लेकर अब तक का भारत ने जितना भी अचीवमेंट किया है अलग अलग सेक्टर में, जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, उन सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियों की पिक्चर्स को ऐड करके कनेक्ट करके एक वीडियो बनाया गया है और उस वीडियो को गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिया की उड़ान के नाम से, ठीक है ना। और ये इनिशिएटिव शुरू किसने किया गया था? संस्कृति मंत्रालय, ठीक है ना, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। आइए क्वेश्चन नंबर 37, शुद्ध शून्य उत्सर्जन में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन पर समझौता किया है? जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ में। यानी कि नेट जीरो एमिशन पर जो समझौता हुआ है वो जापान के साथ में हुआ, रिसेंट के इंडिया का। जलवायु चेंज यानी क्लाइमेट चेंजिंग पर ये एग्रीमेंट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जापान सरकार और यूएनडीपी के साथ समझौता किया है। नेट जीरो एमिशन इनिशिएटिव की शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। 2050 तक शुद्ध शून्य तथा दक्षिण एशिया का पहला शहर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि मुंबई, ठीक है ना, 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन हासिल कर लेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों मेजर ध्यानचंद सिंह की बर्थडे पर। 30 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद सिंह की जयंती मनाई, सॉरी एक मिनट बच्चों, 29 आएगा यार, क्या आएगा बच्चों? 29, ध्यान रखना, बाय मिस्टेक डेट हो गया है। 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। इसलिए 2012 से इस तिथि को नेशनल स्पोर्ट डे मनाने का निर्णय लिया गया था। मेजर ध्यानचंद सिंह ने 1928, 32 और 36 में ओलंपिक गेम में हॉकी में भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलाया था, ठीक है ना। 3 गोल्ड मेडल जीते थे इंडिया ने हॉकी में, ठीक है ना। और तभी 1928 में हॉकी को भारत का नेशनल स्पोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। भारत सरकार ने 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। क्वेश्चन नंबर 39, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गंगा के आसपास के क्षेत्र को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? अर्थ गंगा। कौन सा प्लान शुरू किया? अर्थ गंगा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे बच्चों, जैसे मैं बात करूं, देखो ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है ना, और यहां से बच्चों गंगा निकलती है और जाके बांग्लादेश में चली जाती है। इस गंगा के 10 किलोमीटर वाला क्षेत्र, गंगा के आसपास जो 10 किलोमीटर वाली जो बेल्ट होगी, इसको फाइनेंशियली डेवलप करने के पर्पज से अर्थ गंगा प्रोजेक्ट लाया गया है। और भारत सरकार ने क्या कहा, जैसे कि ये गंगा क्षेत्र है और इसको हम, ठीक है ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के माध्यम से कृषि कराने को बढ़ावा देंगे। यहाँ पर कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना हो, रासायनिक खाद प्रयोग ना हो, क्योंकि रासायनिक खाद जो होता है खेतों में जब यूज होता है तो बरसात के दिनों में वो पानी खेतों से निकल नदी में चला जाता है
और गंगा में रहने वाले बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल के लिए वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40, अफ्रीका से भारत में टाइगर के स्थानांतरित के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता। देखो, अफ्रीका के नामीबिया देश से 50 अफ्रीकन टाइगर अगले 5 वर्ष में इंडिया में ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसमें 10 से 12 चीता लगभग पहले ही वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किए जाएंगे। टाइगर के ट्रांसफर के लिए इंडियन ऑयल और एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि अभी जस्ट अभी इसी मंथ में, अगस्त मंथ में, टाइगर के ट्रांसफर के लिए एनटीसीए और इंडियन ऑयल के द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर साइन भी किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 41, रिसेंटली किस कंट्री ने मून के लिए अपना फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट दानुरी लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला मून सैटेलाइट लॉन्च किया है, किस नाम से? दानुरी के नाम से। 4 अगस्त को साउथ कोरिया द्वारा लॉन्च किया गया अपना पहला मून मिशन दानुरी चंद्रमा पर लैंडिंग स्पॉट का निरीक्षण करेगा। किसका? लैंडिंग स्पॉट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब है, जैसे हम बात करें 2019 में भारत के द्वारा चंद्रयान सेकंड भेजा गया था, लेकिन वो जब वो चंद्रमा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर था, तभी क्या हुआ? इसरो से उसका डिस्कनेक्शन हो गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 42, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के सावित्री जिंदल, जो कि भारत की है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अभी भी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जबकि पहले सबसे अमीर हैं एलन मस्क, दूसरे हैं बच्चों जेफ बेजोस, और तीसरे हैं गौतम अडानी। ध्यान रखिएगा कि एशिया की पहली बिलियनर्स महिला जो होगी वो कौन होगी? सावित्री जिंदल, और गौतम अडानी जो होंगे एशिया के तीसरे बिलियनर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 43, recently published journey of a nation 75 years of Indian economics बुक किसके द्वारा लिखी गई है? संजय बारू के द्वारा। देखिए, भारत की आजादी के 75 साल हो गए, और 75 साल में हमने अपनी जर्नी में इकोनॉमिक कितना ग्रोथ किया, उसकी डिटेल से रिलेटेड ये बुक लिखी गई है। ठीक है ना, नाम याद रखिएगा, संजय बारू। क्वेश्चन नंबर 44, रिसेंटली न्यूज में रहा कुशियार नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। देखिए, हम बात करें भारत, इस एक्चुअली क्या है, अभी एक कमीशन आया था बांग्लादेश का भारत में, और उस कमीशन के साथ में फाइनली समझौता हुआ है कुशियार नदी जल विवाद को लेकर। तो समझेंगे जरा बच्चों, कुशियारा नदी बराक नदी की एक सहायक नदी है, जो भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। ये भारत के मणिपुर, मिजोरम और असम राज्य में बहती है। भारत और बांग्लादेश के आपस में लगभग 54 नदियां बहती हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग का गठन वर्ष 1972 में शांति संधि के लिए किया गया था। देखो, हम बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत सारी नदियों को लेकर विवाद है, तो उन रिवर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, 1972 में एक पीस ट्रीटी के बेस पर, ठीक है ना, ज्वाइंट रिवर कमीशन बनाया गया था। उसी ज्वाइंट रिवर कमीशन के बेस पर अभी कुशियार रिवर डिस्प्यूट का फाइनली निपटारा किया गया है। ठीक है ना। अब ये कुशियार रिवर चर्चा में रही है, तो कहां पर थी? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिलेगी। ठीक है ना, बराक नदी की सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे? एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया। ये पूर्व एंजेला मार्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने 2015 में संकटग्रस्त देशों, विशेष रूप से सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से लगभग 12 लाख शरणार्थियों को जर्मन में बसाने का फैसला किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया है? डॉक्टर बी सुब्रमण्यम। ओके, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होंगे अब वहां के? डॉक्टर के वी सुब्रमण्यम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बैंक पर्पज से ये। आइए डिटेल में समझते हैं इसका कुछ। डॉक्टर के वी सुब्रमण्यम पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। इन्हें 1 अगस्त, सॉरी 1 मिनट, यहाँ बाय मिस्टेक हो गया बच्चों। इन्हें भारत सरकार ने 1 नवंबर 2022 से 3 वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंटेड किया है। वे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर सुरजीत भल्ला का स्थान लेंगे। यानी कि इन्होंने किसके प्लेस पर आए हैं? सुरजीत भल्ला के स्थान पर 1 नवंबर से ये 2000, ठीक है ना, लगभग 25 तक काम करेंगे, 3 साल तक।
क्वेश्चन नंबर 47, 28 जुलाई जनगणना की शुरुआत की गई नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। देखिए जो जनगणना होती है ना, कृषि एग्रीकल्चर जो सेंसस होता है वो 5 साल में होता है। कितने? 5 साल में। और इस एग्रीकल्चर सेंसस का मकसद है कि छोटे छोटे जो किसान है, ठीक है ना, वो लगभग भारत में कितनी भूमि को जोत रहे हैं, उनके द्वारा कितनी भूमि पर भारत में कृषि की जा रही है, इस आधार पर यह तय होगा कि भारत में कितनी भूमि कृषि योग्य है। ठीक है, इसका एक पेंटैब और एंड्रॉइड फोन पर डिजिटल डेटा तैयार करने के पर्पज से, ठीक है ना, 11वीं कृषि जनगणना की जा रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 48, मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जो हाल ही में, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जो थे, ठीक है ना, उनके द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया। देखिए यह बुक द्वारा लिखी गई है। इसमें पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 20 वर्षों के राजनीतिक जीवन को दर्शाती है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का ब्यौरा शामिल। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तब से लेकर 2022 तक कितना हो गया? कुल मिला के 20 साल। तो 20 साल के कामकाज को इनके एक बुक के माध्यम से प्रेजेंट किया गया। इस बुक का नाम होगा मोदी @20। आइए क्वेश्चन नंबर 49, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहां लॉन्च की गई है? महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की गई है, ठीक है ना। केंद्रीय स्टेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिजीनियसली रूप से यानी स्वदेशी रूप से निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को महाराष्ट्र के पुणे में लॉन्च किया है। और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि देखो जितने भी पेट्रोल डीजल से चलने वाला ट्रैफिक है उसके धुआं से कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है। अब जब हम हाइड्रोजन फ्यूल से बस को चलाएंगे तो हाइड्रोजन फ्यूल से क्या होता है? बिल्कुल भी CO2 और कार्बन एमिट नहीं होता है। इससे क्या होगा? जलवायु मेंटेन रहेगी और जो हमारा लक्ष्य है 2000 तक कार्बन नेट जीरो हासिल करने का, हम उसमें भी जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की है? ठीक है ना, मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। 18 अगस्त 2022 को, ठीक है ना, सेंट्रल रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने मुंबई सिटी में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया है। इसका निर्माण अशोका लीलैंड कंपनी के द्वारा किया गया है। तो स्टूडेंट आप मेरे साथ इन 50 क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए बने रहे। तो स्टूडेंट अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा है तो अब आपकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं। और बाकी जो अपने पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, वो चैनल को मतलब जो है शेयर वगैरह कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। और कोशिश करेंगे कि आप जो है इस वीडियो को एक दो बार और देखकर रिवाइज कर लेना ताकि ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली लर्न हो जाए। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड बच्चों जो PDF मिलेगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सुनील, ठीक है ना। यहाँ मैं इस PDF को सेंड कर दूंगा। आप इन 50 क्वेश्चंस की PDF को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।